नाकिमे की डेथ के बाद पूरा इन्फिनिटी कैसल तबाह हो जाता है और फिर वो इन्फिनिटी कैसल बाहर आ जाता है, जहाँ पे अब सभी हाशरास मिलकर मुजान को रोकेंगे सनराइज तक। और अभी सनराइज होने को 1.5 घंटा बाकी है, यानी कि सभी हाशरास को लगातार मुजान से 1.5 घंटे तक फाइट करना है और उसे सनराइज तक रोकना है। क्या सभी हाशरास मिलकर मुजान से 1.5 घंटे तक फाइट कर पाएंगे? क्योंकि मुजान का एक अटैक और डीमन स्लेयर कॉर्प्स की जान खत्म। एंड अभी जितने भी हाशरास फाइट करने के बाद बच गए हैं, वो सभी हाशरास मुजान से फाइट करेंगे और उसे 1.5 घंटे तक सनराइज तक रोकेंगे, क्योंकि मुजान को हराने का एक ही तरीका है, वो है सनराइज में मुजान को लाना। और हो सकता है कि सभी हाशरास ने मुजान को सनराइज तक रोक लिया, लेकिन सनराइज के कुछ सेकंड पहले ही मुजान उस जगह से भाग जाए तो क्या होगा? और क्या इस सनराइज काउंटडाउन आर्क में मुजान की डेथ हो जाएगी? कितने हाशरास बचेंगे या हमें कुछ और ही देखने को मिलता है डीमन स्लेयर हिस्ट्री में? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले ही वीडियो में लाइक करके वीडियो में जुड़ जाओ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। एंड आप सभी के कहने पे मैं इस वीडियो को 30 मिनट तक लेके जाऊंगा, यानी कि इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश को करूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी कैसल को थोड़ा सा रिकैप करते हुए, ताकि आपको पता रहे कि लास्ट वीडियो में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में ओबनाई और मित्सुरी की फाइट के दौरान नाकिमे का ध्यान भटक जाता है और यूशिरो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है एंड यूशिरो नाकिमे को कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद मुजान के ऊपर वो नाकिमे बर्डन बनने लगती है, इसलिए मुजान नाकिमे को मार देता है। और नाकिमे को मार देने के बाद नाकिमे ही इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट कर रही थी, और जब वो मर गई है तो पूरा इन्फिनिटी कैसल तबाह हो जाता है और सभी लोग इन्फिनिटी कैसल के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होता है काउंटडाउन सनराइज आर्क। इसका नाम ऐसा क्यों है आपको इस वीडियो में अभी तक तो पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो वीडियो देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम सनराइज काउंटडाउन आर्क क्यों। उसके बाद हम देखते हैं 184 चैप्टर, जहाँ पे हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के मलबे के ऊपर पड़ा हुआ है और अब वो इन्फिनिटी कैसल के बाहर आ गया। और इस टाइम पे यूशिरो की मेहनत रंग लेके आ गई, क्योंकि अगर वो लोग इन्फिनिटी कैसल में फाइट करते तो बाहर भले ही दिन हो जाता, लेकिन सूरज की किरणें इन्फिनिटी कैसल के अंदर नहीं पहुंचती थी। इसके बाद हम देखते हैं किरिया को, जो कि अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि अभी सनराइज होने में कितना टाइम बाकी है, जिस पर उसकी बड़ी बहन बताती है कि अभी 1 घंटा और 30 मिनट बाकी है, यानी कि 1.5 घंटे बाकी। और ये सुनते ही किरिया एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि यार बड़ी मुश्किल से ही मुजान से लोग फाइट कर पा रहे हैं, ऊपर से इन्हें मुजान को 1.5 घंटे तक रोकना। इसके बाद उधर मैसेंजर क्रो आ जाता है और सभी को इन्फॉर्म कर देता है कि सनराइज होने में अभी 1.5 घंटे बाकी है। जिसके बाद तांजीरो अपने आसपास देखता है, वो देखता है ग्यू, मित्सुरी, ओबनाई ये सभी लोग सेफ है। इसके बाद तांजीरो पूछता है कि मुजान किधर है, तभी बिल्डिंग के मलबे को हटाते हुए उधर से मुजान बाहर निकलता है और वो भी बहुत ही गुस्से में। जिसके बाद मुजान कहता है कि तुम लोग का प्लान है मुझे सनराइज तक रोकना, अगर रोक सकते हो तो रोक के बताओ। और मुजान को देखते ही सभी हाशरास बिना टाइम वेस्ट करे मुजान के ऊपर अटैक कर देते हैं, साथ ही मुजान भी उन हाशरास के ऊपर अटैक कर देता है। ओबनाई यूज करता है ब्रीथ ऑफ द स्नेक का 3rd फॉर्म, मित्सुरी यूज करती है ब्रीथ ऑफ द लव का 2nd फॉर्म, और फिर ग्यू यूज करता है ब्रीथ ऑफ द वाटर का 8th फॉर्म। और क्योंकि इन तीनों हाशरास ने एक साथ मुजान के ऊपर हमला किया था, तो ग्यू और मित्सुरी के अटैक को तो मुजान कैसे भी नैलिफाई कर देता है, लेकिन ओबनाई कैसे मुजान के गले को टारगेट करते हुए मुजान के गले पर हमला करता है। लेकिन जब ओबनाई देखता है मुजान का गला कटते ही दूसरी तरफ से वो हील हो जा रहा है, मतलब कि मुजान का रीजनरेशन बहुत ही कमाल का है, और इस अटैक से भी मुजान को 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। सभी हाशरास अटैक करने की वजह से मुजान के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और मुजान के नजदीक रहना, यानी कि उन हाशरास के ऊपर जान का खतरा है। और उसी टाइम पे मुजान अपना अटैक लॉन्च करता है, लेकिन उधर पे डीमन स्लेयर कॉर्प्स आ जाते हैं और वो सभी हाशरास को बचा लेते हैं अपनी जान को दांव पे लगाते हुए। और इतने सारे डीमन स्लेयर को एक साथ मरते देख हाशरास की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जिस डीमन स्लेयर कॉर्प्स को मुजान ने मारा था, उसमें से एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स जस्ट तांजीरो के पास आकर गिरता है और तांजीरो उसको देख के हैरान हो जाता है। वो उठता है, मुजान के ऊपर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो गिर जाता है और प्लस खून की उल्टियां भी करने लगता है। इसके बाद मुजान कहता है कि मेरे एक ही अटैक से अगर कोई मर जाता है तो वो बहुत ही लकी है, क्योंकि मेरा अटैक किसी को हिट करा और वो नहीं मरा तो उसकी बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है, फिर वो तड़प तड़प कर मरता है। क्योंकि मुजान अपने हर अटैक के दौरान ओपोनेंट्स के अंदर अपना खून डाल देता है, और आप सभी को पता है मुजान का खून अगर ओपोनेंट्स के अंदर जाता है तो फिर क्या हो सकता है। और ये सुनते ही तीनों हाशरास शॉक रह जाते हैं। दूसरी तरफ तांजीरो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद मुजान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम डीमन नहीं बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा खून इंजेक्ट कर दिया है जिसे तुम झेल ही नहीं पाओगे और डीमन बनने से पहले ही तुम मर जाओगे। फिर हम देखते हैं तांजीरो को, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, जिधर पे मुजान ने हमला किया था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि अभी तक सो रही थी, लेकिन वो अचानक से उठती है, जिस पर ओरोकोडाकी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उसका वो कुछ भी जवाब नहीं देती है और उधर से भागने लगती है। और ये देख के यूची तेंजन और शिंगोरू किरिया से पूछते हैं क्या उन्हें नेजुको को रोकना चाहिए। और क्योंकि नेजुको एक डीमन है तो किरिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता
लगता है कि मुजान उसे मैनिपुलेट कर रहा है और बैटल में बुला रहा है। लेकिन इससे पहले कि किरिया कुछ कहता, पीछे से एक हाथ आता है जो कि होती है कगाया उबयाशी की स्पिरिट, जो कि किरिया से कहती है कि नेजुको को छोड़ो, नेजुको को जो करना है वो करने दो। इसलिए वो यूजी तेने शिंजोरू को कहता है कि रहने दो, नेजुको को जो करना है करने दो। भले ही किरिया ये नहीं चाहता था लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। उरोकोडाकी जो कि अभी भी नेजुको का पीछा कर रहे थे, लेकिन नेजुको उनसे काफी ज्यादा तेज भाग रही थी क्योंकि उरोकोडाकी अपने बुढ़ापे के कारण तेज नहीं भाग पा रहे थे और अचानक से नेजुको उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ नेजुको को उसकी डैड की स्पिरिट दिखती है जो कि उसे रास्ता बता रही थी कि नेजुको को किधर जाना है। फिर वो एक पहाड़ से जंप लगा देती है और इसको देखने के बाद उरोकोडाकी को ऐसा लगता है कि जो लेडी तमा की मेडिसिन है जो कि डेमन को इंसान बनाती है वो कोई भी काम नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं कि तांजिरो की हालत खराब होते जा रही है और उधर मित्सुरी, गियो और ओबनाई लगातार मुजान से हमला कर रहे हैं, लेकिन मुजान ओवर पावर होने के कारण ये तीनों हाशिराज भी मुजान का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो मुजान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुजान लगातार इन हाशिराज के ऊपर हमला करते जा रहा है। और इस टाइम मित्सुरी इतना ज्यादा डैमेज ले चुकी थी कि वो मुजान के अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रही थी और लगातार मुजान उस पर अटैक करे जा रहा था, तो वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी। और तभी मुजान अपना एक अटैक करता है मित्सुरी के ऊपर, जो अटैक मित्सुरी को हिट करता तो डेफिनेटली मित्सुरी मर जाती। लेकिन तभी मुजान का अटैक नेलिफाई हो जाता है और ये अटैक देखने के बाद मुजान खुद शॉक रह जाता है क्योंकि उधर पे पहुंच गया था गियोमी और उसके इतने पावरफुल अटैक को उसने नेलिफाई कर दिया। और गियोमी के देख के मित्सुरी थोड़ा सा रियली फील करती है, जिसके बाद गियोमी अपने वेपन को घुमाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट पहुंचा। मुजान गियोमी को देख के कहता है कि यही वो हाशिराज है जिसने कोकोशिबो को मारा और अचानक से उसके पीछे से एक तलवार आती है जो कि मुजान के सर से आर पार हो जाती है और पीछे से सानमी मुजान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो मुजान की बॉडी को बीच से काट देता है और फिर अपने पॉकेट से एक लिक्विड निकालता है और मुजान के ऊपर फेंक देता है। लेकिन मुजान उसे अपने अटैक से उस लिक्विड की बोतल को तोड़ देता है, लेकिन बोतल से निकली हुई लिक्विड मुजान के शरीर पर फैल जाती है। और इतना करने के बाद सानमी अपनी पॉकेट से माचिस निकालता है और उसे जलाकर मुजान के ऊपर फेंक देता है, जिससे मुजान की पूरी बॉडी जलने लगती है। और इस टाइम पे हम लोग मुजान के चेहरे पे डर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गियो को, जिसकी नजर जाती है मुराता के ऊपर, तो वो मुराता को जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तांजिरो मूव नहीं कर पा रहा है, उसे किसी सेफ जगह लेके जाओ और उसकी ट्रीट करो, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और मुराता वैसा ही करता है जैसा गियो उसे कहता है, लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि गियो को उसका नाम याद है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तांजिरो का सपना, जो कि तांजिरो अभी बेहोशी की हालत में देख रहा था। वो किसी टूटे हुए लकड़ी के घर के सामने खड़ा था, लेकिन उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वो घर जाना पहचाना सा लग रहा था। वो घर उसे उसके घर जैसा लग रहा था, लेकिन वो उसका घर नहीं था। वो उधर पे लकड़ी काट रहा था, तभी उस साइड से एक बच्ची आती है जो कि तांजिरो को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाना चाहती थी। तो तांजिरो उस तरफ देखता है और उधर पे खड़ा रहता है यूरिची। तांजिरो यूरिची को देख के कंफ्यूज होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसने ब्रीदिंग स्टाइल को इन्वेंट किया है और सन ब्रीदिंग का असली यूजर है। इसके बाद हम देखते हैं मुराता को, जो कि वो सब करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो तांजिरो को होश में ला सके, लेकिन अचानक से ही तांजिरो ब्रीदिंग लेना बंद कर देता है, यानी उसकी सांस रुक जाती है। और इस चीज से मुराता काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो हेल्प मांगने के लिए किसी और दोस्त के पास जाता है। फिर हमें वापस से तांजिरो का सपना दिखाया जाता है, जिसमें यूरिची तांजिरो से कह रहा था कि मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मेरी बात को सुने। तांजिरो कहता है कि हमें मिले 2 साल हो गए, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोग ठीक हो, और जब हम मिले थे उस टाइम पे सुमेरी कितनी छोटी थी और अब देखो वो कितनी बड़ी हो गई है। इसके बाद तांजिरो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। और इस टाइम पे तांजिरो समझ जाता है कि वो अपने एंसेस्टर की बॉडी में है, या फिर कह लो कि उनकी मेमोरीज में है, सुएकेस के, जो कि डायरेक्टली फ्रेंड थे यूरिची के। मैं इधर नाम से इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाया। इसके बाद यूरिची तांजिरो से कहता है कि मैं जब किसी इंसान को खुश देखता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी होती है, और इस दुनिया में पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिसके बाद यूरिची को उसकी मम्मा याद आती है और वो बताता है कि उसकी मम्मा कितना वर्चुअल इंसान थी और वो हमेशा यूरिची के लिए प्रे करा करती थी। क्योंकि अगर आप सभी ने कोकोशिबो वाली बैक स्टोरी को देखा होगा तो आप सभी को पता होगा यूरिची को सभी लोग अपशगुन मानते थे उसके पैदा होने के बाद से ही, इसलिए उसकी मम्मा हमेशा सन गॉड से प्रे करा करती थी कि उसकी कृपा उसके ऊपर बनाए रखे। और इस वजह से मिचाक्सु भी यूरिची की काफी ज्यादा चिंता करा करता था। भले ही यूरिची से बात करने के लिए मिचाक्सु को काफी ज्यादा मार खानी पड़ती थी, लेकिन वो फिर भी यूरिची से बात करा करता था और यूरिची की मदद करा करता था। और उस टाइम पे ही यूरिची को उसने फ्लूट दी थी। और जिस दिन यूरिची की मॉम की डेथ हो जाती है, अगले दिन ही यूरिची घर छोड़कर चला जाता है, और घर छोड़ के भागने के बाद यूरिची 1 दिन और 1 रात तक बस दौड़ता ही रहता है। यूरिची काफी दूर आ जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि खेत में अकेली खड़ी रहती है, और वो लड़की लगभग यूरिची की एज की ही थी। यूरिची उधर पे खड़ा हो जाता है और उसके काफी टाइम मूव ना करने के बाद यूरिची उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि किसी बीमारी के कारण मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, इसलिए मैं कुछ टैडपोल्स को जमा कर रही हूँ ताकि मैं उसे अपने घर ले जा सकूं। और क्योंकि उसकी फैमिली अभी कुछ दिनों पहले ही मारी गई है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील करती है, इसलिए वो कुछ टैडपोल्स को जमा करके अपने घर ले जा रही है। और उस लड़की को वहीं पे खड़े खड़े दिन से रात हो जाती है और ना ही वो कुछ बोलती है और ना ही मूव कर रही थी। इसके बाद यूरिची कहता है कि तुमने टैडपोल्स को तो जमा कर लिया है, क्या तुम इसे अपने घर लेके जा रही हो? जिसके
बाद वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये डेडपूल से अलग हो जाए और अपनी फैमिली से दूर हो जाए मेरी वजह से। यूरिची उसे उदास देख के कहता है क्यों ना इन डेडपूल्स की जगह मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा शॉक और इमोशनल हो जाती है। यूरिची ये स्टोरी को खुद ही बता रहा था तानजीरो के एक्सेटर को। यूरिची बताता है कि उस लड़की का नाम यूता था और उसके बाद से वो दोनों साथ में रहने लगे। जहाँ पे यूरिची बहुत कम बातें करा करता था और ज्यादा कुछ नहीं बोला करता था, वहीं पे वो लड़की उसके अपोजिट थी। वो बस दिन रात बातें ही करा करती थी और बोला करती थी। लेकिन वो यूता को शुक्रिया कहता है और कहता है कि जहाँ सभी इंसान ने मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया, वहीं पे यूता मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट करा करती थी। और इधर पे यूरिची अपने आप को पतंग से डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी पतंग कट चुकी है और वो किस डायरेक्शन पे जाएगी, लेकिन यूता ने उसकी डोर को पकड़ा और उसे संभाला और एक सही डायरेक्शन में लेके गया। और इधर पे यूरिची का नॉर्मल इंसानों जैसा जीने का सपना भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 साल के बाद का सीन, जहाँ पे यूरिची और यूता शादी कर लेते हैं और अब वो एक हस्बैंड वाइफ है। और इस टाइम पे यूता प्रेग्नेंट भी थी। जिसके बाद यूरिची एक दिन जाता है मिडवाइफ को लाने के लिए, क्योंकि उन लोग गांव में रहा करते थे, शहर से काफी ज्यादा दूर, इसीलिए यूरिची जाता है मिडवाइफ को लाने ताकि वो यूता की प्रेगनेंसी को ठीक कर सके। और उसका प्लान ये था कि सूरज निकलने से पहले वो मिडवाइफ को लेकर अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े इंसान से, जो कि पहाड़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो सही से चल ही नहीं पा रहा था और उसे उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना ही है, क्योंकि एक वॉर में उसके बेटे की मौत हो गई है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने बेटे को देख सके। इसलिए यूरिची उसकी मदद करता है उसे अपने बेटे से मिलवाने के लिए। और ये सब करने के बाद यूरिची को टाइम का पता ही नहीं चलता है। ऑलमोस्ट आधी रात बीत चुकी थी, जिस वजह से यूरिची डिसाइड करता है कि वो दूसरे दिन मिडवाइफ को लेके आएगा। इसलिए वो अपनी घर की तरफ जाने लगता है और जब वो घर पे पहुंचता है तब वो देखता है यूता और उसके बच्चे दोनों भी मारे गए हैं और ये काम किसी डीमन ने किया था, जो कि रात के टाइम निकलते हैं। और ये सुनने के बाद तानजीरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो यूरिची की स्टोरी को बड़े ध्यान से ही सुन रहा था। जिसके बाद यूरिची कहता है कि तुम्हारी कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, अगर तुमने उसे संभाल कर नहीं रखा तो कोई और उसे आता है और तबाह कर देता है। इस एक्सीडेंट के 10 दिन तक यूरिची अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बस अपने गोद में लेकर बैठा था, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए पिए, अपनी वाइफ के डेड बॉडी को अपने गोद में रखकर बैठा हुआ था। तभी उधर पे एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर आ जाता है, जो कि किसी डीमन का पीछा कर रहा था और वो यूरिची को ऐसी हालत में देखकर वो यूरिची को यूता को दफनाने के लिए कहता है और फिर उसकी बात मानते हुए यूरिची यूता को दफनाता है। और फिर यूरिची कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान जैसा जीऊं और अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करूं। और क्या ये सपना इतना ज्यादा बड़ा था जो कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी थी भी नहीं। इसके बाद उसे डीमन स्लेयर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी होती है और फिर वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है और एक डीमन स्लेयर बन जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करता है और देखता है कि सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स बस अपनी स्वॉर्ड से ही डीमन से फाइट करा करते थे। इसलिए सभी डीमन स्लेयर्स को यूरिची ने ब्रीथिंग स्टाइल सिखाई। हालांकि सन ब्रीथिंग तो कोई सीख नहीं पाया क्योंकि वो बहुत पावरफुल ब्रीथिंग है, लेकिन उसी से इंस्पायर होकर कई सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने अपनी ब्रीथिंग स्टाइल बनाए और नए नए ब्रीथिंग स्टाइल को इन्वेंट किया। और जो जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स इस ब्रीथिंग स्टाइल को सीख जाते हैं और हासिल कर लेते हैं, उन्हें टैग मिलता है हाशिरास का। जिसके बाद उसका भाई मिचाक्सु भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। और अगर आप लोगों ने मेरी कोकोशिबो फाइट वाली वीडियो देखी रहेगी तो आप सभी को पता होगा कि मिचाक्सु डीमन स्लेयर कॉर्प्स को क्यों ज्वाइन करता है और वो एक डीमन क्यों बनता है। यूरिची बताता है कि उसे डीमन स्लेयर ज्वाइन करने के बाद, उसके हाशिरास बनने के बाद, उसके कुछ सालों बाद उसकी मुलाकात होती है मुजान से। और जब यूरिची मुजान को पहली बार ही देखता है और वो समझ जाता है कि उसका जन्म बस इस डीमन को मारने के लिए ही हुआ है। यूरिची बताता है कि जब उसने मुजान को पहली बार देखा, वो उसे एकदम वाल्कोने जैसा लग रहा था, जो कि किसी भी वक्त फट सकता है। और उसको देखते ही यूरिची समझ जाता है कि उसके दिमाग में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा है, क्योंकि यूरिची ही वो बंदा था जिसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ब्रीथिंग स्टाइल सिखाया था और मुजान के लिए डीमन स्लेयर हिस्ट्री में और भी ज्यादा खतरे को बढ़ा दिया था। जिस वजह से मुजान खुद अपने हाथों से यूरिची को मारना चाहता था। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे मुजान यूरिची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूरिची उसे डॉज कर लेता है। लेकिन साथ ही वो नोटिस करता है कि पीछे जितने भी बैम्बूस थे वो सारे कट गए। मतलब इसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसका एक भी अटैक यूरिची को हिट कर दिया तो उसको बैटल में बहुत ही ज्यादा खतरे पड़ा सकते हैं। और क्योंकि यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर सकता है, तो वो मुजान के शरीर के अंदर देखता है 7 दिल और 5 ब्रेन थे। बिना टाइम वेस्ट करे यूरिची अपने 12 सन ब्रीथिंग के फॉर्म को एक साथ मिलाता है और एक नया सन ब्रीथिंग का फॉर्म बनाता है, जो कि होता है 13 सन ब्रीथिंग। और इस अटैक को वो डायरेक्ट मुजान के ऊपर लॉन्च कर देता है और इस अटैक से मुजान की पूरी बॉडी कट जाती है। वहीं पे तानजीरो यूरिची की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और वो समझ जाता है कि यही वो टाइम था जिधर पे यूरिची ने फर्स्ट टाइम सन ब्रीथिंग के 13 फॉर्म का इन्वेंट किया था और उसे मुजान के अगेंस्ट में यूज किया था, जिस अटैक से मुजान की पूरी बॉडी कट जाती है और उसका रीजनरेशन भी नहीं काम कर रहा था। यानी कि यूरिची का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, बस वो अपनी कटी हुई बॉडी से अपने सर को अपनी गर्दन के पास रख रहा था ताकि उसका सर जमीन पर ना गिरे। जिसके बाद यूरिची मुजान को बताता है कि उसका रीजनरेशन क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि जिस शॉट से यूरिची ने मुजान के ऊपर हमला किया था वो ब्राइट रेड थी और इस वजह से मुजान का रीजनरेशन नहीं काम कर रहा था। जिसके बाद
यूरिची मुजान से पूछता है कि तुम्हारे आखिरी वर्ड क्या है, लेकिन इस अटैक से मुजान इतना ज्यादा डर जाता है, लेकिन मुजान यूरिची का कुछ भी जवाब नहीं देता है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिसके बाद यूरिची की नजर जाती है मुजान के राइट हैंड लेडी तमायो के ऊपर। लेकिन हैरान बात तो ये है कि लेडी तमायो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी और वो बिल्कुल भी मुजान को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके आंखों में तो एक ऐसी उम्मीद थी कि वो चाहती थी कि मुजान मारा जाए, इसलिए वो लेडी तमायो को छोड़ के मुजान को मारने के लिए मुजान की तरफ बढ़ने लगता है। और वो जैसे ही मुजान को मारता, मुजान अपनी बॉडी के टुकड़े को 1800 टुकड़े में ब्लास्ट कर लेता है और उधर से भागने लगता है। और ये मूवमेंट इतना ज्यादा रैंडम था कि ये यूरिची ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस वजह से वो मुजान के 1800 टुकड़े में से 1500 टुकड़ों को काट देता है और बाकी के बचे 300 टुकड़े वो कहीं और जाके मुजान की बॉडी को पूरा रीजनरेट कर लेंगे। और ये देखते ही लेडी तमायो जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नजदीक थे, मुजान की बच्ची को जिंदा नहीं बचना चाहिए था, उसे मर जाना चाहिए था। और ये देखने के बाद यूरिची लेडी तमायो के नजदीक जाता है क्योंकि लेडी तमायो ने मुजान का नाम ले लिया और वो मरी भी नहीं। इसके बाद लेडी तमायो बताती है कि मुजान कैसे डीमन का ओरिजिनेटर है और उनका लीडर है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि आज के बाद मुजान कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा जब तक तुम जिंदा हो, और मैं वादा करती हूँ मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर की मदद करूंगी मुजान को मारने के लिए। और क्योंकि वो लड़की सच बोल रही थी इसलिए यूरिची उसे जाने देता है। तांजीरो जो यूरिची की बात को बड़े ही गौर से सुन रहा था, वो समझ जाता है और शॉक हो जाता है कि ये लड़की लेडी तमायो। जिसके बाद वो वापस से डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बताते हैं कि उसके भाई मिचाक्सु ने डीमन बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। और जब उन्हें पता चलता है कि यूरिची मुजान किबुत्सुजी को नहीं हरा पाया और साथ ही सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी लेडी तमायो के पास मुजान की, वो उसे भी जाने दिया। इस वजह से डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हाशिराज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं यूरिची पे और उसे मौत की सजा सुना देते हैं। लेकिन उस टाइम पे रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ एक बच्चा जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर था, क्योंकि उसके डैड को उसने अभी खोया है और उसकी उम्र 8 साल थे, वो इस चीज की मंजूरी नहीं देता है क्योंकि यूरिची ने अपना बेस्ट दिया, जिस वजह से वो यूरिची को फांसी की सजा तो नहीं लेकिन उसे डीमन स्लेयर से निकाल देते हैं। तांजीरो जो कि यूरिची की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो भी कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी यूरिची। इसके बाद यूरिची कहता है कि मेरे इस दुनिया में इतनी स्पेशल स्ट्रेंथ के साथ जन्म होना ताकि मैं मुजान को मार सकूं, लेकिन मैं फिर भी उस चीज में फेल हो गया और सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को निराश किया। और आगे जाके जितने भी लोग मुजान की वजह से मारे जाएंगे उस सभी चीज का जिम्मेदार मैं हूँगा। और ये सब चीज का जिम्मेदार यूरिची खुद को समझ रहा था। और ये सुनते ही तांजीरो के आंख से आंसू आने लगते हैं और वो ये सोचने लगता है कि इसमें यूरिची की क्या गलती थी। जिसके बाद सुमेरे जो कि तांजीरो के एंसेस्टर की बेटी है, वो यूरिची के पास जाती है और उसे गोद में लेने के लिए कहती है, जिस वजह से यूरिची तांजीरो से पूछता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और तांजीरो की परमिशन लेने के बाद वो सुमेरो को खिलाने लगता है और देखते ही देखते सुमेरो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश थी और चिल्ला रही थी। और यूरिची ऐसा सुमेरो को देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद उधर पे सुमियाशे की वाइफ आ जाती है जो कि यूरिची को रोते हुए देख उसे चुप कराती है और उसे रात के खाने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन यूरिची नीचे बैठकर सुमेरो को टाइटली हक करके बस रोए जा रहा था, इसलिए वो उसके पास जाती है और यूरिची को चुप कराती है और रात के खाने के लिए इनवाइट करती है। और इतना सब हो जाने के बाद तांजीरो सोचता है काश यूरिची को इतने सालों बाद शांति मिल गई हो। और इस पैनल के बाद हमें वापस से रिज्यूम करा जाता है मुजान फाइट पर, बट मैं इस वीडियो में उस फाइट को कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ पहले ही काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और मेरा फोन यानी कि मेरा डिवाइस ज्यादा बड़ी वीडियो की लेंथ को सपोर्ट नहीं कर पाता है, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से मुझे उस पार्ट को दूसरे वीडियो में कवर करना पड़ेगा और वो दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसमें मैं इससे भी बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। किसी तरीके से मैं उस वीडियो में पूरी मुजान फाइट को कवर कर दूंगा और एक बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। डिवाइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन देख लेंगे यार, इससे बड़ी ही वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरी मुजान फाइट को उस वीडियो में कवर कर लूं। जब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बेल उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुजान फाइट में धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए टाटा। सब्सक्राइब करना भूल रहा है भाई तो सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके जा। कर दिया? बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन करने बोलूंगा तभी करेगा, उसे भी ऑन कर दे।